आजकल के चुनाव सिर्फ नारों, रैलियों और भाषणों से नहीं लड़े जाते। अब ये एक हाई स्टेक डेटा का मैदान बन चुके हैं, जहां हर एक वोट एक डेटा पॉइंट है और हर चुनावी रणनीति एक बेहद सधा हुआ कैलकुलेशन। चलिए आज राजनीतिक अभियानों की इसी नई दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद एक बहुत ही दमदार सोच पर टिकी है कि चुनाव अब सिर्फ सरकार बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस यानी शासन के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग बन गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस सिर्फ जीतने पर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने पर है जो नतीजों को बड़ी सटीकता के साथ डिलीवर कर सके। यही आइडिया इस पूरी चर्चा का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई राजनीतिक रणनीति के पीछे का सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इंजन पर आधारित है, जो जमीनी हकीकत को आंकड़ों में और फिर उन आंकड़ों को एक कामयाब रणनीति में बदल देता है। इस सिस्टम को एक नाम दिया गया है ब्रह्मास्त्र। ये एक ऐसा इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है जिसे किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही गहरा, कहानी आधारित विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद सिर्फ डेटा देना नहीं है, बल्कि ऐसी इंटेलिजेंस तैयार करना है जिस पर ठोस एक्शन लिया जा सके। तो ये काम करता कैसे है? अच्छा, सबसे पहले सिस्टम में किसी भी विधानसभा क्षेत्र की पूरी डेटा रिपोर्ट डाली जाती है। फिर दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम आता है, उस डेटा पर एक नैरेटिव और वैल्यूज का ढांचा लागू किया जाता है। मतलब सिस्टम ये समझने की कोशिश करता है कि वोटर्स की भावनाएं, उनकी प्राथमिकताएं और उनके मूल्य क्या हैं जो उनके फैसलों पर असर डालते हैं। इसके बाद ये इंसानों की तरह ही एक विश्लेषण तैयार करता है और आखिर में रणनीति को आसानी से समझाने के लिए विजुअल्स बनाता है। चलिए अब इन सब बातों को एक असली मिसाल से समझते हैं। इस सिस्टम की ताकत को परखने के लिए हम बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र नरकटियागंज की केस स्टडी पर नजर डालेंगे। ये नरकटियागंज में 2025 चुनाव का एक मोटा हिसाब है। जीतने वाली पार्टी यानी बीजेपी को 50.86% और दूसरे नंबर पर रही आरजेडी को 37.41% वोट मिले। यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है जीत का अंतर 13.45%। राजनीतिक भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही बड़ी और निर्णायक जीत मानी जाती है। अब इस चार्ट को देखिए, ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। ये पिछले 3 चुनावों में जीतने वाली पार्टी का वोट शेयर दिखा रहा है। 2015 में 37.25%, फिर 2020 में ये बढ़कर 45.85% हुआ और 2025 में 50.86%। ये सिर्फ एक बढ़त नहीं है, ये एक ट्रेंड है, एक लगातार मजबूत होती पकड़ को दिखाता है जो हर चुनाव के साथ और गहरी होती जा रही है। इस विश्लेषण से एक बहुत ही अहम बात सामने आई। विपक्ष के लिए एक कठोर गणितीय सीमा, जिसे यहां इनफ्लेक्सिबल वोटर सीलिंग कहा गया है। इसका सीधा मतलब है कि ये खास वोट प्रतिशत से ज्यादा वोट लाना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस नंबर को गौर से देखिए, 37.41%। हाँ, ये 2025 में विपक्ष का वोट शेयर था, लेकिन ब्रह्मास्त्र के विश्लेषण के हिसाब से ये सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये एक दीवार है, एक गणितीय सीमा जिसे विपक्ष बार बार कोशिश करने के बाद भी तोड़ नहीं पा रहा है। तो सवाल यह है कि ये सीमा आखिर है क्यों? सिस्टम इस वोट सीलिंग को सीधे उस क्षेत्र के सामाजिक समीकरणों से जोड़ता है। जैसा कि ये डोनट चार्ट दिखाता है, विपक्ष का जो मुख्य सामाजिक गठबंधन है, जैसे मुस्लिम और यादव समुदाय, जिनका कुल वोट लगभग 30% बनता है, वो अकेले दम पर चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। ये गठबंधन वोटर्स के एक खास हिस्से तक ही सीमित है और जब तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, ये 37% की दीवार को नहीं तोड़ सकता। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे जरूरी निष्कर्ष सामने आता है। रिपोर्ट का तर्क है कि अत्यंत पिछड़े वर्गों से महत्वपूर्ण क्रॉस वोटिंग के बिना सिर्फ सत्ता विरोधी भावना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को गणितीय रूप से नहीं हरा सकती। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा सरकार का अलोकप्रिय होना ही उसकी हार के लिए काफी नहीं है, जब तक कि सामाजिक समीकरणों में कोई बड़ा फेरबदल ना हो। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, पर अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये सिस्टम लोगों की असली समस्याओं और शिकायतों को एक राजनीतिक युद्ध योजना में कैसे बदलता है? विश्लेषण ने कुछ गहरी स्थानीय समस्याओं की पहचान की है जिन्हें रणनीतिक मौकों में बदला जा सकता है। ये कोई मामूली मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे गन्ने के भुगतान में लगातार होने वाली देरी, गंडक नदी की बाढ़ से हर साल होने वाली तबाही, 43% बच्चों में बौनापन जैसे डराने वाले स्वास्थ्य आंकड़े और युवाओं में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी।
इन शिकायतों को सिर्फ चुनावी भाषणों में इस्तेमाल करने की जगह सिस्टम एक फेज्ड लैडर स्ट्रैटेजी बनाता है। ये एक लंबी स्टेप बाय स्टेप योजना है जो चुनाव से 730 दिन यानी 2 साल पहले शुरू होती है। पहले साल किसानों के साथ भरोसे की नींव रखी जाती है, फिर स्वास्थ्य के चौंकाने वाले आंकड़ों से एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, फिर हर एक बूथ को मजबूत किया जाता है और आखिर के 90 दिनों में वोटर्स को घर से निकालने के लिए एक सटीक ऑपरेशन चलाया जाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? राजनीति का भविष्य आखिर कैसा दिखने वाला है? चलिए इस डेटा आधारित अप्रोच के बड़े असर को समझकर इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये स्लाइड पुराने और नए दौर के चुनाव प्रचार का जो फर्क है उसे एकदम साफ कर देती है। हम अब जोश और जुनून की राजनीति से आगे बढ़कर एल्गोरिदम की सटीकता वाली राजनीति में आ गए हैं। अब बड़ी बड़ी रैलियों की जगह छोटे छोटे ग्रुप्स को भेजे गए माइक्रो टारगेटेड संदेश ले रहे हैं और पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल करने के बजाय अब हर रुपए का हिसाब रखकर उसे सबसे ज्यादा असर वाली जगह पर खर्च किया जा रहा है। जब इस तरह का सिस्टम काम करता है तो राजनीति का मकसद ही बदल जाता है। अब लक्ष्य सिर्फ दिल और दिमाग जीतना नहीं रह जाता, बल्कि लक्ष्य बन जाता है अपने वोटर्स को वोटिंग बूथ तक लाने के लिए एक गलती रहित गणितीय रूप से सटीक गेट आउट द वोट ऑपरेशन को अंजाम देना। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या इस स्तर का डेटा और विश्लेषण राजनीति को लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाता है, या फिर ये सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक और ज्यादा कुशल तरीका बनकर रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।